तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट पर आधारित है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2025 में होने वाला है। इसी के संदर्भ में हम लोग जो है इस समय बातचीत कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 10 से इस बार मैंने बैच जो है अपना स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने सामाजिक प्रतिरक्षा की संकल्पना के टॉपिक को कवर कर लिया है। दर्शन और बदलते आयाम क्या हैं, इसके संदर्भ में भी टॉपिक कवर हो चुका और इस पे हम लोगों ने एमसीक्यूज़ भी किए हैं। देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे और कानून के साथ संघर्षरत में किशोर और गली कूचे और श्रमजीवी बच्चों से संबंधित ये टॉपिक आपका कवर हो चुका है और इनके संदर्भ में मैंने आप लोगों से एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट करवा दिया है। आज इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा बाल अपराधी और परिवीक्षा यानी प्रोबेशन एंड पैरोल और सामाजिक प्रतिरक्षा में उदीयमान मुद्दे यानी चुनौतीपूर्ण मुद्दे। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। इससे पहले मैंने आप लोगों की 3 क्लासेस प्रोवाइड करा दिया हूँ। एक क्लास में सामाजिक प्रतिरक्षा को लेकर बात किया था, दूसरे में मैंने दर्शन और बदलते आयाम पर बात किया था, तीसरी क्लास में मैंने आप लोगों को जो है देखभाल और सुरक्षा के संदर्भ में एनसीपीसी के बारे में पढ़ाया था। फिर उसके बाद कानून के साथ संघर्षरत में किशोर, गली कूची के बच्चे और श्रमजीवी के बच्चे, ये टॉपिक मैंने कवर करवा दिया। आशा भी करता हूँ कि आप लोगों के यहाँ पे कोई डाउट भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को हर एक टॉपिक के पढ़ाने के बाद मैंने प्रश्न भी आप सभी से करवाए हैं। आज का टॉपिक बाल अपराधी है, ये हमारा आज का टॉपिक है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को ये क्लास देखना है। और मैं अगर बाल अपराधी के बारे में बात करता हूँ तो वह बच्चा होता है जिसने ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे कानूनन अपराध माना जाता है, परंतु वह अभी 18 वर्ष से कम उम्र का हो। कहने का मतलब कि कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है जो समाज में असामाजिकता को दर्शाता है या कानूनन अपराध माना जाता है, परंतु उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो वह क्रिया बेसिकली बाल अपराधी को डिफाइन करता है, यानी वो परिभाषित करता है। तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 18 वर्ष से कम आयु का वह बच्चा जिसने कानून का उल्लंघन किया हो, वो बच्चा कहलाता है बाल अपराधी। तो बाल अपराधी वह किशोर या बच्चा होता है जो कानून के अनुसार ऐसा कार्य करता है जो यदि कोई वयस्क करता है तो वह एक दंडनीय अपराध होता है, परंतु अगर 18 साल से कम उम्र का बालक कर रहा है तो उसे बेसिकली सुधारने का एक मौका दिया जाता है। परंतु अगर संगीन अपराध है तो उस क्रिया में उसके साथ अलग दंड निर्धारित किए भी गए हैं। तो इसी बाल अपराध के संदर्भ में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं और इससे संबंधित एक कानून है, बहुत फेमस कानून है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यूनिट नंबर 10 का जो पहला पॉइंट है वो बार बार आपको देखने को मिल रहा है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और ये एक्ट 2015 का है, जहाँ बेसिकली केयर एंड प्रोटेक्शन की बात कही गई है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो ये एक्ट ही 2015 वाला जानते हो कहता है ये कि यह कानून 18 साल से कम आयु के बच्चों पर ही लागू होता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 वाला। और इसमें ना 2 तरह के बच्चों की पहचान की गई है। कितने तरीके की? 2 तरीके के बच्चों की पहचान की गई है। पहला अगर मैं बात करता हूँ तो जो कानून के साथ संघर्षरत बच्चे हैं उसके बारे में बताया गया है। कानून के साथ संघर्षरत जो बच्चे हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसी को हम लोग CCL के नाम से संबोधित करते हैं। और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये देखिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, कानून के साथ संघर्षरत किशोर। यही टॉपिक बेसिकली जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बताता है, एक टाइप का बालक यही होता है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को। और दूसरा एक आता है देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, और ये भी आप कर चुके हो। देखिए यहाँ पे
देख रेख या देखभाल या सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे। तो ये दो तरीके की जो बच्चे यहाँ पे लिखे गए हैं आपके सिलेबस यूनिट नंबर 10 में, तो आप समझ सकते हो कि ये पार्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 से लिया गया है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं कारणों को लेकर बाल अपराध के, तो इसके कई कारण होते हैं, कई रीजंस होते हैं। सिंपल बात अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो जानते हो आप लोग, गरीबी हो सकता है ना, अशिक्षा हो सकती है बाल अपराध का कारण, टूटे परिवार या हिंसात्मक वातावरण हो सकता है, यानी उसी को पारिवारिक उपेक्षा भी कही जाती है, और नशे की लत भी हो सकता है, सामाजिक उपेक्षा भी हो सकती है, मीडिया और इंटरनेट का दुष्प्रभाव भी हो सकता है बाल अपराधी में। ठीक है, संगठित अपराधों से जुड़ाव भी हो सकता है। ठीक है, तो कई टाइप है, देखो गरीबी जो है गरीबी, संगति, मादक द्रव्यों का सेवन, नशे और मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता भी बेसिकली दर्शा सकता है बाल अपराध का कारण। तो ये रीजंस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके संदर्भ में कुछ समाधान भी दर्शाए गए हैं, है ना, समाधान भी दर्शाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक सुधारात्मक संस्थान है, एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के माध्यम से भी न्याय होता है, और एक पुनर्वास और काउंसलिंग के माध्यम से भी बेसिकली न्याय की बात की जाती है। तो अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस यूनिट नंबर जो है 10 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की अगर बात हो रही है, बाल अपराधी की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे चोरी, डकैती, जेब कतरी, मारपीट, चोट पहुंचाना, साइबर अपराध, बलात्कार या यौन अपराध या हत्या, कुछ मामलों में वयस्कों की तरह ट्रायल हो सकता है। पर ये सब बेसिकली बाल अपराध की श्रेणी के अंतर्गत बेसिकली दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है। परंतु न्याय की प्रक्रिया में या समाधान की प्रक्रिया में जब बात होती है तो सुधारात्मक संस्थाओं का भी रोल बनता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का भी रोल बनता है, क्योंकि बाल अपराधियों को बाल न्याय बोर्ड द्वारा ही देखा जाता है। और ध्यान रखिएगा, उन्हें जेल में नहीं भेजा जाता है, जानते हैं, उन्हें बेसिकली परिवीक्षण गृह में भेजा जाता है, और परिवीक्षण गृह को आप लोग कह सकते हो सुधारात्मक संस्थान या ऑब्जर्वेशनल होम बोल सकते हो। ठीक है, या सुधार गृह में भेजा जाता है, या आप विशेष गृह में भी कह सकते हो। ठीक है, रिफॉर्म हाउस और स्पेशल होम में भेजा जाता है, और उद्देश्य ये रखा गया है कि उन्हें दंड नहीं देना है, बल्कि उन्हें सुधारने की बात करनी है, उन्हें सुधारने की बात करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इसके संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बेसिकली मैं आपको बताऊँ, प्रश्नों से पहले आने से पहले आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा NCPCR के बारे में, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसको याद भी रखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ पे नोट कर रहा हूँ साइड में, प्लीज़ आप ध्यान देखिएगा। NCPCR बहुत इंपॉर्टेंट है। ये DSSB में भी आ सकता है और मेडिकल सोशल वर्क में भी आ सकता है। देखिए आप जानते हैं इस शब्द को भली भांति तरीके से, और यदि मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करता हूँ तो ये नेशनल कमीशन है एक प्रकार का। ये क्या है? नेशनल कमीशन है। थोड़ा सा होल्ड रखिएगा आप लोग। हाँ हेलो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के लेकर, और ये पॉइंट है NCPCR को लेकर। ये है नेशनल कमीशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी परीक्षा में आता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। अच्छा ये क्या है, मैं आपको इसलिए यहाँ पर इन्वॉल्व किया हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे डाला हूँ, क्योंकि ये बाल अपराध के संदर्भ में बेसिकली संरक्षण की बात करता है। मतलब ये ना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। ये मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। ये भारत सरकार की कौन सी संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो मेरा जो टॉपिक था, ये टॉपिक था NCPCR को लेकर, जहां मैंने आप लोगों को बताया भी कि एक प्रकार से नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, और बेसिकली ये भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक संस्था है। मैं आपको बता दूं कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है ये, और उन्हें बढ़ावा देता है ताकि वो जो है ना गरिमा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। मैं आपको बता दूं कि ये 2007 में बेसिकली लाया गया,
और यह आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन बेसिकली काम करता है और कहता है कि 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को अधिकारों की रक्षा करेगा ये, और बच्चों के विकास और देखभाल, संरक्षण और सहभागिता को सुनिश्चित करेगा, और बच्चों के खिलाफ होने वाले जो शोषण होंगे, जो हिंसा होगी, जो भेदभाव होगा, उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और उनके प्रति एक्शन लिया जाएगा। ऐसा काम करता है एनसीपीसीआर। याद रखेंगे आप सभी लोग इसके संदर्भ में। इसका काम शिकायतों की जांच करना होता है। स्कूल, विद्यालय और बाल गृह, एनजीओ, पुलिस, थाना इत्यादि का ये निरीक्षण करता है एनसीपीसीआर, और सरकार को सुझाव देता है और अधिकार जागरूकता को फैलाने का काम करता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें एक चेयरमैन होता है, यानी एक अध्यक्ष होते हैं, और इसी के अंतर्गत 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। और इनमें कम से कम एक महिला होना अनिवार्य है, एक महिला का होना अनिवार्य है। और दूसरी बात, सभी का जो कार्यकाल होगा वो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। क्या होता है कार्यकाल उसका? 3 वर्ष का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एनसीपीसीआर मैंने बेसिक चीज़ें बताया है आपको, फुल फॉर्म बताया ये क्या है बेसिकली, इसमें कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य, कितने महिलाएं, कितने वर्ष का काम होता है, इसका क्या रोल होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखना है, आगामी परीक्षा में ये सवाल बना सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसी के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गली कूचे के बच्चों का कौन सा अन्य नाम है, ये आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला, इसका सी सही को बताना है। सी सी, सड़क पर रहने वाले बच्चे होंगे ये। ठीक है, अच्छा, कल मैंने आप लोगों को ये टॉपिक शायद इससे पहले श्रमजीवी वाला टॉपिक हो चुका है, ये सब हो चुका है शायद, है ना? यस सर। हाँ, ये टॉपिक हो चुका था, इसी जी टॉपिक सर। करवाना था हम लोगों को, बाल अपराधी वाला। तो यहाँ आप सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। श्रमजीवी बच्चों के संरक्षण के लिए भारत में कौन सा अधिनियम है, यह आपके सामने जो है विकल्प दिया गया है 4। जरा जवाब बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का। बी। हाँ, यहाँ विकल्प में जी सर। देंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चाइल्ड लेबर एंड जो है प्रोहिबिटेशंस एंड रेगुलेशंस एक्ट 1986 का, यदि बाल श्रम पर यह आधारित है और श्रमजीवी बच्चों के संरक्षण के लिए भारत का यह अधिनियम है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाल अपराधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई कौन करता है, ये 4 विकल्प है क्वेश्चन नंबर 3 में। सी है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, ये मैंने कल भी आपको अच्छे से समझाया था। बाल श्रमिकों की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इनके नीचे कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता है, तो न्यूनतम 14 वर्ष। सीमा बताई गई है। बी तो सही जवाब होगा बी, ऑप्शन नंबर, यानी 14 वर्ष। ये टॉपिक आपका कल भी हुआ था, ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस भी हुआ था हम लोगों का। सड़क पर रहने वाले बच्चों की मुख्य समस्या क्या होती है भाई? ये तो पोषण और असुरक्षा। सी। हाँ, शोषण और असुरक्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बाल अपराधियों के लिए विशेष निवास स्थान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। सी और परीक्षण गृह पर- कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाल श्रम का सबसे सामान्य सा क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 में तो विकल्प सी ईंट भट्टा और होटल, सी। ये आपका सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन सा गली कूचों के बच्चों की सहायता करता है? सी ये सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड सी। लाइन। ये नंबर आपका हो, ठीक है, 1098। ये मैंने आपको कई बार बताया भी है आप लोगों को, है ना, कई बार समझा चुका हूँ इसके संदर्भ में। ठीक है, तो ये था, हम लोगों ने देखा अभी अभी कुछ प्रश्न जो बेसिकली रिलेट करा रहा था किशोर बच्चों से, या गली कूचे के बच्चों के, या सड़क पर रहने वाले बच्चों के संदर्भ में। ठीक है, इसके परिप्रेक्ष्य में इन केस यदि आप लोगों से एनसीपीसीआर से सवाल बनता है तो किस तरीके से बनेगा, मैं आपको एक बार नीचे भी बता देता हूँ, और फिर आप लोगों को बाल अपराधी के संदर्भ में क्वेश्चंस भी बता देता हूँ, है ना। 5-10 मिनट का और टाइम लूँगा, लेकिन ये प्रश्नों का लूँगा पैटर्न। पहला सवाल आपके सामने ये पूछा जाएगा कि एनसीपीसीआर की स्थापना कब हुई? बताइएगा आप सभी लोग, 1 लीनियर में क्वेश्चन पूछा है। 2007। हाँ, तो 2007 में हुई है, सही जवाब होगा। और दूसरा सवाल आपको बताना है कि एनसीपीसीआर किस
एक्ट या अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अंतर्गत क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। क्या आप जानते हैं? किया गया था। तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, ठीक वही चीज़ आ जाएगी आपका। यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ऑप्शन में क्वेश्चन में लिख सकते हैं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ये आपको बताना होगा कि किस अधिनियम के अंतर्गत अगर रजिस्टर्ड पूछा गया या रजिस्ट्रेशन किया गया या स्थापित किया गया तो उस प्रक्रिया में आप लोग ये नाम लगाएंगे। ये था दूसरा सवाल। एनसीपी सीआर का पूरा उद्देश्य अगर आपसे पूछा जा सकता है, एनपीसी आर का उद्देश्य को लेकर, तो उद्देश्य बहुत साफ और क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि बच्चों की इस अधिकारों की रक्षा करता है। बस बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अधिकारों का रक्षा करता है, यह आपको ध्यान रखना है। एनसीपीसीआर के अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है कि अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? कितने 6 सदस्य। 3 होते हैं? अध्यक्ष कितने होते हैं? एक। कितना होता है? 3 साल का ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 सदस्य, अध्यक्ष 1, कार्यकाल 3 वर्ष का। और महिला सदस्य कितनी होती हैं? एक कंपलसरी। हाँ एक से अधिक भी हो सकती है महिला सदस्य। हाँ, एक से अधिक भी कर सकते हो, बट एक कंपलसरी तो है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। बट मैं आपको बता दूं, एक से अधिक का मतलब हुआ कि 6 से प्लस हो जाएगा। यहाँ अगर सदस्यों की संख्या पूछा जाए महिला सहित, किसके सहित? महिला सहित, तो ऑप्शन ब्रैकेट में कर लीजिएगा 6+1। ठीक है, यह आपका है। 6 सदस्य में आप महिला शामिल कर सकते हैं, एक से अधिक यहाँ पे बन सकती हैं, बट एक तो सदस्य होगी ही होगी, कंपलसरी है महिला के रूप में। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एनसीपीसीआर के संदर्भ में एक और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। आगे अगर प्रश्न बनता है आप सभी से कि एनसीपीसीआर किस मंत्रालय के अधीन है? किस मंत्रालय? तो आप क्या नाम बताएंगे? 1 लीनियर में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये आपको बताना होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एनसीपीसीआर किन बच्चों पर काम करता है? एनसीपीसीआर, ठीक है, किन बच्चों पर कार्य करता है? किन बच्चों पर कार्य करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, उम्र यहाँ पर 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम करता है। ठीक है, एक नाम आपने और सुना होगा, इसी के इर्द गिर्द ही आता है, SCPCR। ये क्या है? जहाँ नेशनल आप एन में लिख रहे थे, वहाँ उसी के स्थान पे एस आ गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये आपको थोड़ा सा इस प्रश्न के आधार पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा, क्योंकि ये राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत आ जाता है फिर। ठीक है, और ठीक सर ये आपस में को रिलेटेड होती होंगी ना, जैसे नेशनल लेवल और स्टेट वाला जो है ये को रिलेटेड होती होंगी आपस में। हाँ, सिमिलर हैं, इनके जो कार्य हैं सिमिलर हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं वही रहेंगे, उपाध्यक्ष सदस्य वही रहेंगे, कार्यकाल वही रहेगा, नियुक्ति बेसिकली यहाँ पे राज्य सरकार करेगी। ठीक है, सिमिलरिटी वही रहेगा, जो जुड़ा हुआ संख्या है, नंबर आपकी मदद करने के संदर्भ में वही रहेगा। स्थापना की बात यहाँ पर अगर बनती है तो आप क्या लगाएंगे? 2005 लगाएंगे। स्थापना की बात होगी तो 2005 आप इसकी
लगाएंगे, ये राज्य स्तर पर काम करता है, या आप दूसरी बात ध्यान में रखेंगे, ठीक वही सदस्य वही कार्यकाल, सब कुछ सिमिलर है, काम वगैरह सब कुछ। ठीक है, ये था आपका इसके संदर्भ में एनसीपीसीआर के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि सवाल बने तो इन्हीं के अंदर बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा, ये तय है, आप लोग इसे ध्यान में रखिए, भूलना नहीं है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखिए सिलेबस में, तो आपके सामने सिलेबस यूनिट नंबर 10 के ही अंतर्गत एक नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेशन एंड पैरोल शब्द हमें देखने को मिलता है। अब यही हमारा टॉपिक है। प्रोबेशन को हम लोग बोलते हैं परिवीक्षा, ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं। और परिवीक्षा होता क्या है जानते हैं आप? परिवीक्षा किसे कहते हैं? अगर पता है तो अपनी बात यहाँ पे स्पष्ट करें प्लीज। परिवीक्षा किसे कहते हैं? प्रोबेशन, परिवीक्षा एक कानूनी प्रक्रिया है भाई, सिंपल सी बात है, जिसमें जिसको एक बेल नाम किसी से जो अपराधी हम को, बहुत एक यूज मिनट करते हैं। सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, जिसमें किसी अपराधी को जेल भेजने के बजाय समाज में रहने की अनुमति दी जाती है। यस या नो? यस, बस यस सर। वह कुछ शर्तों का पालन करे और सुधारात्मक मार्ग को अपनाए, यही होता है परिवीक्षा। एक प्रकार की सजा की जगह पर सुधारात्मक उपाय होता है, और ये बात आप भली भांति तरीके से परिचित हैं। मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर है कि परिवीक्षा एक ऐसी विधिक प्रक्रिया है जिसमें दोषी को जेल भेजे बिना कुछ विशेष शर्तों के साथ समाज में रहने की अनुमति दी जाती है, ताकि वह स्वयं को सुधार सके। और ये बात सत्य है, परिवीक्षा एक अल्टरनेट सिस्टम है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसके तहत ना दोषी व्यक्ति को सुधार के अवसर दिए जाते हैं, जेल भेजे बिना कुछ शर्तों और निगरानी में समाज में रहने की अनुमति दी जाती है। और इस पार्ट में इसका नाम देखने को मिलता है। तो भारत में परिवीक्षा से संबंधित एक बहुत ही फेमस अधिनियम है, और वो आप भली भांति तरीके से जानते हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ऑफेंडर्स एक्ट है जो 1958 का है, और ये बेसिकली ये कानून पहली बार अपराध करने वाले या कम गंभीर अपराध करने वालों को सुधरने का अवसर देता है, जो एक्ट था 1958 का, बहुत ही फेमस हुआ था, आगे मिलेगा आपको। और यहाँ पर देखिए ये भी कहा गया है कि यह एक दंड का विकल्प है, ठीक है, एक प्रकार का दंड का विकल्प, और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं, है ना। उसके बाद देखिए आगे अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो देखिए द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आ भी गया आपके सामने, है ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो कहा क्या जा रहा है इसमें कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 भारत में अपराधियों के पुनर्वास और सुधार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है एक कानून ये। और यह अधिनियम अपराधियों को कारावास की सजा देने के बजाय उन्हें परिवीक्षा पर रिहा करने का प्रावधान करता है, और जिससे वे बिना जेल गए खुद को सुधरने का मौका पा सकते हैं। इस प्रक्रिया में ये बात होती है, मतलब अपराधियों का पुनर्वास करना होता है, जेल की भीड़ को कम करना होता है, पहली बार अपराध करने वालों को समाज में जो है लौटने का मौका भी दिया जाता है, समाज के साथ पुनः एकीकृत करने की क्रिया पर ये बल भी देता है। अच्छा, परिवीक्षा में शामिल कौन होगा? ये जो प्रोबेशन शब्द है इसमें शामिल कौन होगा? तो इसमें तो देखो, एक तो अपराधी, ये बात आप जानते हो, जिसे अदालत परिवीक्षा पर छोड़ती है, वो शामिल होगा। एक होता है परिवीक्षा अधिकारी, एक होता है परिवीक्षा अधिकारी, उसको भी शामिल किया गया है। अच्छा, वो क्या है? जो अपराधी की निगरानी करता है, जो सुधार में मदद करता है ना, और अदालत की रिपोर्ट वगैरह भेजता है, वो क्रिया बेसिकली परिवीक्षा अधिकारी के रूप में जाना जाता है। अच्छा, किसे मिल सकती है? पहली बार अपराध करने वाले को मिल सकती है परिवीक्षा, 21 वर्ष से कम, है ना, आयु के अगर बालक है तो उसे भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो परिवीक्षा अधिकारी की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पहली बार अपराध करने वाले को मिलेगा, और 21 साल से कम आयु का अगर कोई युवक है तो उसको मिलेगा प्रोविजन। छोटे अपराध जैसे चोरी, झगड़ा, है ना, जेब कतरा इत्यादि सब छोटे अपराध हैं, है ना, इन पे मिलेगा। गंभीर अपराध या बार बार अपराध करोगे तो उनको थोड़ी ना मिलेगा परिवीक्षा। कोई गंभीर अपराध कर लिया तो उसे सोचो प्रोविजन मिल जाए, तो नहीं मिलेगा भाई उसको, भले वो पहली बार ही कर रहा क्यों ना। ये बात ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो सवाल बना था ये बार कि परिवीक्षा से संबंधित कानून कौन सा है, तो आप सीधा बताइएगा ये वाला 1958 का प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1948 1958, ठीक है, ये बताइएगा। और परिवीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन तो रोल उसका क्या है? मेन रोल तो उसका पुनर्वास और सुधार है। ये ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मेन रोल यही है उसका। परिवीक्षा की निगरानी कौन करेगा? ऊपर अभी बताया मैं आपको, परिवीक्षा की निगरानी परिवीक्षा अधिकारी करेगा, ठीक है। तो ये आपको इसी स्लाइड से 2-3 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें हमेशा के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है ये। देखो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ाया है अभी, ये थोड़ा सा आपके लिए एडिशनल पार्ट है और थोड़ी सी आपके लिए प्लस पॉइंट का रोल अदा कर सकती है आपके साथ। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, मुख्य विशेषताओं पर। देखिए मुख्य विशेषता है अदालत के द्वारा आदेशित, फिर अपराध के प्रकार, दोषी के उम्र, पृष्ठभूमि इत्यादि पर आधारित होता है। एक परिवीक्षा अधिकारी और द्वारा निगरानी होती है, दोषी को सुधार का अवसर मिलता है। ये परिवीक्षा के बारे में बताया जा रहा है, ये परिवीक्षा होता है, इसे ही हम लोग बेसिकली परिवीक्षा का नाम देते हैं, इसी को परिवीक्षा कहते हैं। उपर्युक्त मामलों में अगर हम बात करते हैं, प्रथम अपराधी यानी पहली बार हो गया, किशोर या छोटे अपराध भी हो सकता है, सुधार की संभावना अधिक होती है। 3 बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुनर्वास पर यह बल देता है। तो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपराधियों को कारावास की सजा, ठीक है, देने के बजाय उसे पुनर्वास और सुधार का बढ़ावा दिया जाए। पहली बार अपराधियों के लिए यह अधिनियम उन अपराधियों पर लागू होता है जिन्होंने पहली बार कोई अपराध किया है या जिनके अपराधों की सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास ना हो, ठीक है, उनके लिए नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। परिवीक्षा अधिकारी क्या होता है? अभी भी मैंने आपको बताया है, पर इस अधिनियम के तहत परिवीक्षा अधिकारी जो होता है उसकी नियुक्ति की जाती है और अपराधियों की निगरानी और मार्गदर्शन करता है। ये परिवीक्षा अवधि कितनी होगी? अदालत और अपराधियों की एक निश्चित अवधि के लिए परिवीक्षा पर रिहा कर सकती है और जिनके द्वारा उन्हें परिवीक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में रहना पड़ता है या रह सकते हैं, ऐसी बात होती है परिवीक्षा को लेकर। ये सिंपल शब्दों में मैंने भी आपको बताया है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक शब्द और आता है पैरोल, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है पैरोल, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जानते भी होंगे पैरोल क्या होता है, जानते होंगे आप पैरोल। पैरोल एक सशर्त रिहाई होती है, सशर्त बेसिकली कंडीशनल रिलीज आप इसे कह सकते हो, रिहाई होती है एक प्रकार की। इसमें ना सजायत जो है सजा, जो सजायकता है या जो कैदी है उसको समय से पहले जेल से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। नियमित अवधि के बाद उसे वापस लौटना होता, उस परिवीक्षा में दर्शाया गया है पैरोल। तो पैरोल वो प्रक्रिया है जिसमें जेल में बंद किसी कैदी को अच्छे व्यवहार या मानवीय व्यवहार या विशेष कारण से अस्थायी रूप से रिहा करना, मतलब अस्थायी नहीं, अस्थायी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैरोल एक अस्थायी रिहाई है जो सजा याफ्ता कैदी को जेल से बाहर आने की अनुमति देता है कुछ नियत समय के लिए, कुछ शर्तों के साथ, जैसे पारिवारिक कारण, बीमारी या मृत्यु इत्यादि। ये चीज़ें डिफाइन करता है। कानूनी आधार पे अगर हम बात करते हैं तो भारत में पैरोल की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में कारागार नियमों के अंतर्गत तय की जाती है और ये बात सत्य भी है और ये आप जानते भी होंगे। कोई राष्ट्रीय एक कानून कह लीजिए या एक समान कानून नहीं है राष्ट्र का, और हर राज्य में नियम अलग अलग होते हैं तो शर्त भी अलग अलग होंगी, है ना। अब पैरोल बेसिकली दिया कब जाता है? पैरोल दिया कब जाता है? पैरोल ना जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो पैरोल दिया जाएगा, बीमारी अगर हो गई तो में दिया जाएगा, किसी की शादी विवाह वगैरह है तो दिया जाएगा पैरोल, परीक्षा आप पढ़ रहे तो आपका एग्जाम है तो दिया जाएगा। ऐसी मानवीय परिस्थितियों में पैरोल मिलता है। कैदी के अच्छे आचरण अगर कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है तो भी पैरोल दिया जा सकता है। सामाजिक पुनर्वास के उद्देश्य से बेसिकली पैरोल पे छोड़े जाते हैं लोगों को। पैरोल की जो अवधि होती है आमतौर पर मैं आपको बता दूं 15 से 90 दिनों के बीच होती है, ठीक है। 15 से 90 दिनों के बीच मतलब 3 महीने के अंदर अंदर उनको भेजा जाता है 3 महीने के लिए।
तो कैदी को समय पर वापस लौटना भी होता है। अगर 15 दिन के लिए दिया गया है तो 15 दिन बाद आ जाना है, 90 दिन के लिए दिया गया है 3 महीने के लिए तो फिर दोबारा रिटर्न आ जाना है। तो समय पर वापस लौटना होता है। कैदी किसी अपराध में शामिल नहीं हो सकता है, पुलिस निगरानी में रहती है और इन मामलों में जमानती व्यक्ति को बेसिकली आवश्यकता पड़ती है। तो पैरोल का उद्देश्य यही है, कैदी को परिवार से जोड़ना, सामाजिक पुनर्वास करना, मानवीय आधार पर राहत मिले, अच्छे व्यवहार के लिए मोटिवेट करे। ये बेसिकली वही पैरोल होता है ना। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परीक्षा में सवाल बनता है भाई कि पैरोल किस पर लागू होता है, तो आप बताइएगा सज़ा के दौरान लागू होता है ना, सज़ा के दौरान लागू होता है ये पैरोल। ठीक है, पैरोल देने का अधिकार किसके पास है, तो राज्य सरकार के पास होगा। यहाँ पे राज्य सरकार के पास होता है, ये पैरोल देगी यही, या तो फिर जेल अधीक्षक, अगर कोई है जेल अधीक्षक है तो वो दे सकता है पैरोल। पैरोल की अवधि क्या होती है, कुछ दिनों का भी हो सकता है, सप्ताह के भी हो सकता है, 15 से 90 दिनों का भी हो सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न बन सकता है आपको इस परिभाषा से आप लोगों से। ठीक है, या सज़ा के दौरान दी जाने वाली एक राहत है, ना कि ये सज़ा से छूट है, राहत है बस कि आप जाओ फिर चले आना। ठीक है, ये पैरोल होता है। पैरोल का मतलब ये है किसी कैदी को जो है उसकी सज़ा की अवधि पूरी होने से पहले कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रूप से जेल में रिहा किया गया है, या रिहाई कैदी के अच्छे आचरण और विशेष परिस्थितियां जैसे परिवार में मृत्यु, शादी इत्यादि में शामिल होने के आधार पर दी जाती है। पैरोल कैदी को जेल के बाहर कुछ समय बिताने तथा समुदाय के वापस घुलने मिलने का मौका देती है, लेकिन उसे पैरोल के शर्तों का पालन भी करना पड़ता है। ये होता है पैरोल। अब देखो, पैरोल के साथ साथ एक फारोल भी होता है, फरलो होता है। पैरोल और फरलो ये दो शब्द आते हैं, नाम आपने सुना भी होगा। फरलो का अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो सुन लो आज। दोनों ही बेसिकली कैदियों से रिहा करने की तरीके हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर पाए जाते हैं। जो फरलो होता है आमतौर पर कुछ निश्चित समय के लिए दी जाती है, जैसे कि छुट्टी या पारिवारिक आपातकाल, या कैदी की सज़ा में कोई मतलब समय निश्चित समय के लिए दी जाती है। ठीक है, और छुट्टी पारिवारिक आपातकाल और यह कैदी की सज़ा में नहीं गिनी जाती है, फरलो काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, कि इसको बेसिकली काउंट किया जाए। लेकिन पैरोल जो होता है वो बेसिकली एक हिस्सा होता है सज़ा का, और इसे कैदी के अच्छे आचरण और विशेष परिस्थितियों के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर है। तो फरलो बेसिकली निश्चित समय के लिए दिया जाता है, पारिवारिक आपातकाल या परिस्थिति बनती है तो, लेकिन बट यहाँ पे काउंट नहीं होगा वो सज़ा। ठीक है, और बट यहाँ पे सज़ा काउंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, सज़ा का हिस्सा। पैरोल कैदी को उसकी सज़ा का एक हिस्सा है, जेल के बाहर बिताने की अनुमति देती है, और लेकिन वह अभी भी सज़ा याफ्ता ही रहता है और पैरोल के अधिकारियों की जो है निगरानी में होता है। शर्त पैरोल की कुछ शर्तों के साथ दी जाती है, जैसे कि नियमित रूप से पैरोल अधिकारी के पास रिपोर्ट करना, या शराब या ड्रग का सेवन ना करना, या कोई नया अपराध ना करना। पैरोल का मुख्य उद्देश्य कैदियों की पुनर्वासित करना और उन्हें समाज में वापस एकीकृत करने में मदद करता है। यदि कोई कैदी पैरोल की शर्तों का उल्लंघन कर देता है तो उसे वापस जेल भेजा जा सकता है, और ये बात सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य विशेषता के रूप में देखिए, कैदी की अच्छी आचरण आधारित सीमित अवधि के लिए समय पर वापस जेल लौटने के लिए यदि शर्तों का उल्लंघन करेगा तो पैरोल रद्द हो जाएगी, ये बात सही है। अब पैरोल और परिवीक्षा में कुछ अंतर होते हैं, है ना, कुछ अंतर होते हैं, उसका हम लोग थोड़ा सा तुलना करेंगे यहाँ पे, कंपेयर। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखो, परिवीक्षा क्या है। परिवीक्षा और पैरोल दोनों ही कानूनी शब्द हैं, ये बात जानते हैं, जो सजा के बाद अपराधियों के पुनर्वास से संबंधित होते हैं, लेकिन दोनों में ना कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। परिवीक्षा आमतौर पर न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है, मतलब न्यायालय के द्वारा, और एक अपराधी को जेल जाने के बजाय समुदाय में रहने के लिए शर्तों पर पालन करने के लिए अनुमति देता है, उसको हम लोग परिवीक्षा कहते हैं। परंतु पैरोल जो होता है वो व्यक्ति को जेल में अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा करने के बाद जेल से रिहा किया जाता है, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन होता है, फिर उसे वापस आना पड़ता है। परिवीक्षा में आप ऐसा कह सकते हो कि वापस नहीं आना पड़ता है, बट हाँ, हाजिरी वगैरह तो देनी ही पड़ती है ना, अटेंडेंस तो लगता ही है। परिवीक्षा न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है। परिवीक्षा का फैसला न्यायाधीश द्वारा शर्तों पर किया जाता है या उनके द्वारा किया जाता है। आमतौर पर एक विकल्प के रूप में दी जाती है। जब एक व्यक्ति को जेल में सज़ा सुनाई जाती है तो उस परिस्थिति में परिवीक्षा लागू होता है।
जेल की सजा में बदले, जेल की सजा के बदले परिवीक्षा का मतलब हुआ कि व्यक्ति को जेल में बंद करने के बजाय उसे समुदाय में रहने और परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी और कुछ शर्तों का पालन करने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद आता है शर्त। यहाँ पे देखो परिवीक्षा में ना आमतौर पर कुछ शर्तें शामिल की गई थी, जैसे कि नियमित रूप से परिवीक्षा अधिकारी को मिलना, मादक पदार्थों के सेवन को से दूर रहना, फिर समुदाय का अच्छा व्यवहार करना। उल्लंघन भी दिया गया है इसमें कि यदि कोई व्यक्ति परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे जेल भेजा जाएगा तुरंत। ठीक है, उसको तुरंत भेजा जा सकता है। पैरोल, जेल की रिहाई। पैरोल का मतलब यह है व्यक्ति को जेल में अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा करने के बाद जेल से रिहा किया जाता है। सशर्त रिहाई है। रिहाई में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब व्यक्ति की कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जैसे पैरोल अधिकारी से मिलना हो गया, समुदाय में अच्छा व्यवहार करना हो गया। पैरोल बोर्ड द्वारा जो है निर्णय होता है। पैरोल का निर्णय आमतौर पर पैरोल बोर्ड करता है। पुनर्वास बेसिकली अपराधियों को जेल से रिहा करके समाज में फिर से एकीकृत करने में मदद मिलती है। और यदि कोई व्यक्ति पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे वापस जेल भेजा भी जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, उल्लंघन कोई करेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा पैरोल परिवीक्षा अंतर, है ना। मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, कुल लगभग 7 पॉइंट यहाँ पे हैं, 12 10 11 पॉइंट यहाँ पर है। और उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो 17 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। 17 क्या 19 पॉइंट है ना, 20 पॉइंट दिए गए भाई, 20 पॉइंट है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा एमसीक्यूज करते हैं हम लोग, है ना। एमसीक्यूज देखो, प्रोविजन ऑफ अफेंडर्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? बी। बी, 1958 में। बिल्कुल आपने सही बताया मैडम, और यहाँ पे ये जवाब आपका सही हो जाएगा, बी। प्रोबेशन किसके लिए विकल्प प्रदान करता है, बताए, किसके लिए विकल्प? ए सर। ओके, और भी कोई बच्चा है? दंड डी। विकल्प किसके लिए है? प्रोबेशन दंड का है, दंड नहीं बल्कि सुधारने का और पुनर्वास करने का मौका देता है ना, इसलिए बी सही होगा। ठीक है, पैरोल की अनुमति कौन देता है? सी। हाँ, राज्य सरकार, जेल अधिकारी। प्रोबेशन ऑफिसर का मुख्य काम क्या है? बी। अपराधी की निगरानी और मार्गदर्शन। और पैरोल का प्रयोग मुख्यतः कब किया गया था? ए। ऑप्शन, सॉरी सी। परिवार में मृत्यु, बीमारी, विवाह आदि के बाद। ये ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नीचे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अच्छा, अभी और भी है। प्रोबेशनल ऑफ अफेंडर्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? वही आएगा 1950। परिवीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सी। सुधारने का अवसर देना। हाँ, पैरोल का उपयोग कब किया जाता है? सजा की अवधि। अवधि के दौरान। हाँ, सजा के अवधि के दौरान। पैरोल किसके द्वारा दी जाती है? सी। सी। या राज्य सरकार के द्वारा। परिवीक्षा का आदेश कौन देता है? सी। मजिस्ट्रेट या न्यायालय। परिवीक्षा में व्यक्ति कहाँ रहता है? सी। हाँ, समाज में, लेकिन निगरानी में। किस पद का व्यक्ति परिवीक्षित व्यक्ति की निगरानी कर सकता है? सी। हाँ, परिवीक्षा अधिकारी। पैरोल और फरलो में मुख्य अंतर बताना है। पैरोल अनिवार्य है, फरलो
सी। कौन से अपराधों में प्रोविजन नहीं दिया जाता है? सी। सही जवाब, गंभीर हिंसात्मक। पैरोल की अवधि क्या होती है? सी। एक निश्चित सीमित समय। यह आपको ध्यान में रखना है भाई। एक मिनट होल्ड रखिएगा। अब देखिए आगे सिलेबस में एक बार आते हैं। यहाँ ये टॉपिक आपका कवर हो गया अब, ठीक है। यहाँ पे पैरोल और प्रोविजन समाप्त हो गया। सामाजिक प्रतिरक्षा में उदीयमान मुद्दे, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। देखिए, सामाजिक प्रतिरक्षा का उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों, कमजोर व आप कह लीजिए वंचित वर्गों की सुरक्षा, पुनर्वास, अधिकारों की रक्षा करना। समय के साथ समाज में कई नई चुनौतियों और समस्याओं उत्पन्न हुई हैं और जिनसे निपटने के लिए सामाजिक प्रतिरक्षा प्रणाली भी सशक्त और आदतन करने की आवश्यकता होती है। ये आपके सामने जो है बेसिकली पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं और ये आप देख सकते हैं सभी बच्चे कि सामाजिक प्रतिरक्षा के जो उदीयमान मुद्दे हैं उन्हीं के संदर्भ में यहाँ हम लोग बातचीत या डिस्कशन करने वाले हैं। अब सुनिएगा मेरी बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक आप सभी लोग कि इमर्जिंग इश्यूज इन सोशल डिफेंस का उद्देश्य बेसिकली कमजोर या उपेक्षित या संकटग्रस्त वर्गों की संरक्षा करना, पुनर्वास करना और उनकी सुरक्षा करता। जैसे वृद्ध लोग हो गए, बच्चे हो गए, नशा पीड़ित हो गया, अपराधी हो गया, भिखारी हो गया, ट्रैफिकिंग पीड़ित हो गया, LGBTQ हो गया, ठीक है, इत्यादि इन्हीं में बेसिकली लागू होता है। उदामीन अगर हम बात करते हैं उदीयमान समस्याओं को लेकर तो नए नए मुद्दे, इसका मतलब होता है नए नए मुद्दे, है ना, उनकी हम बात कर रहे हैं या चुनौतियों की बात कर रहे हैं एक प्रकार से। तो आपके सामने सबसे पहले एक पार्ट यहाँ पर मेंशन किया गया और वो पार्ट आप देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर, मानव तस्करी। मानव तस्करी क्या है ये आपको भली भांति तरीके से पता होना चाहिए कि मानव तस्करी एक संगठित अपराध होता है जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती, धोखे या लालच से भर्ती किया जाता है और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है और फिर उनका शोषण किया जाता है। और ये बात सत्य है। या यौन व्यापार या जबरन श्रम या अंग तस्करी या भीख मंगवाना या बाल विवाह इत्यादि का रूप ले सकता है मानव तस्करी। और ये बात सत्य है। मानव तस्करी एक प्रक्रिया है जिसमें ना बल, धोखे, लालच, दबाव का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को जबरन हस्तांतरित किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। और भारतीय दंड संहिता की धारा आपको आती है 370 मानव तस्करी, ठीक है। IPC की धारा आती है कौन सी? 370, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक शब्द और आपने सुना होगा ITPA के बारे में, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंट एक्ट आता है सन 1956 का, वो भी इसी में शामिल है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 वाला है, वो भी इसी के अंतर्गत शामिल है। पोस्को एक एक्ट है 2012 का, वो भी इसी के अंतर्गत शामिल है। मानव तस्करी रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास विधेयक एक प्रस्तावित कानून की एक समग्र ढांचा प्रदान करता है, वो भी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें महिलाओं, बच्चों और प्रवासी मजदूरों की तस्करी बढ़ी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरन विवाह, घरेलू दास्ता जैसे मुद्दों की तस्करी की जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या महजूद कानून और पुनर्वास सेवाएं प्राप्त हैं मानव तस्करी के लिए, यस या नो? बोलिए। यस सर। हाँ, उज्ज्वला योजना है, एक उज्ज्वला योजना है जो 2007 की है भारत सरकार की, पता है ना आपको, मानव तस्करी से संबंधित है, महिलाओं को पुनर्वास करता है। वन स्टॉप सेंटर योजना है, स्वाधार योजना है ना, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी है, राष्ट्रीय महिला आयोग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आता है और हम चाहेंगे कि ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट पॉइंट पर, साइबर अपराध की बात करते हैं।
ठीक है। साइबर अपराध क्या है? भली बात तरीके से आप सबको पता होने चाहिए। एक तो मानव तस्करी हो गया आपका, है ना। मानव तस्करी में आप ध्यान रखेंगे आईपीसी की धारा, आपको ध्यान रखना है उज्ज्वला योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, स्वधार योजना, राष्ट्रीय महिला आयोग योजना भाई। और इसके अंतर्गत आपको मानव तस्करी का कारण तो आपको मालूम ही होगा, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, ठीक है, वो चीज़ आ जाएंगी इसके अंतर्गत। उद्देश्य बेसिकली यही यौन शोषण, वेश्यावृत्ति, बाल श्रम, घरेलू काम करवाना, बाल विवाह कराना, जबरन भिक्षावृत्ति में मंगवाना, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। लेकिन बच्चों और किशोरों को ऑनलाइन यौन शोषण, साइबर जो है बुलिंग और मानव तस्करी इत्यादि का खतरा होता है। तो देखिए यहाँ जो पार्ट हमारे सामने है साइबर अपराध है, क्राइम, साइबर क्राइम। ये अपराध ना कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या अन्य डिजिटल तकनीकी का प्रयोग करके अवैध गतिविधियाँ की जाती हैं। मतलब व्यक्ति, संस्था और सरकार को धोखा देना, नुकसान पहुंचाना, जानकारी चुराना, मानसिक उत्पीड़न करना, वो चीज़ें डिफाइन करता है यहाँ पर ये साइबर। और इसके कई टाइप है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों से, एक हैकिंग पार्ट आता है। हैकिंग हैकिंग आप जानते होंगे, किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर या सिस्टम में उनकी अनुमति के बिना घुसपैठ करना, उसको हैकिंग कहा जाता है। और एक होता है फिशिंग, एक होता है फिशिंग, नकली ईमेल और वेबसाइट बना करना, बैंक, रिटेलर पासवर्ड जैसी जानकारी चुरा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं फिशिंग। और एक होता है साइबर बुलिंग, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। साइबर बुलिंग मतलब ट्रोलिंग, इसको ट्रोलिंग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रोलिंग। इसको क्या बोला जाता है? ट्रोलिंग बोला जाता है। ट्रोलिंग मतलब ऑनलाइन माध्यम से किसी को परेशान करना या धमकाना या अपमानित करना। महिला भी हो सकती है, विशेषकर बच्चा भी हो सकता है, तो उसको ट्रोलिंग कहा जाता है, ट्रोल कर रहा है। और उसके बाद आता है रिवेंज पोर्न, या आप इसे कह लीजिए कि मॉर्फिंग, मतलब किसी को तस्वीर को एडिट करके, मतलब किसी की जो तस्वीर है उसको एडिट करके अश्लील रूप में प्रसारित करते हो, तो वो भी साइबर अपराध के ही अंतर्गत शामिल हो जाएगा। ठीक है। और साइबर आतंकवाद एक होता है, टेररिज्म जिसको बोलते हो आप, सरकारी वेबसाइट या सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर देता है, तो वो भी बेसिकली साइबर आतंकवाद का पार्ट बन जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड का नाम सुना होगा आपने, एटीएम स्कैम का नाम सुना होगा, यूपीआई ठगी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, वो भी साइबर अपराध के ही अंतर्गत आ जाता है। डेटा चोरी करना या आइडेंटिफाई उसकी चोरी कर लेना, वो भी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। तो जैसे आईपीसी की धारा है 420 धोखाधड़ी वाला, मानहानि 499 का है। ठीक है। ये कुछ कानून बनाए गए हैं उसके संदर्भ में। ठीक है, कुछ कानून बनाए गए हैं उनके संदर्भ में, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न बढ़ाना, साइबर सुरक्षा और साइको सोशल समर्थन को ज़रूरतों को लेकर बातचीत करना। ठीक है, तो वो भी बातें इसके अंतर्गत आ जाती है। तीसरी बात आती है, अब तीसरे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक उपेक्षा। देखिए इसका कहने का भाव क्या है, बहुत ही सिंपल है, कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है केवल मानसिक रोग से मुक्ति रहना नहीं, बल्कि व्यक्ति को भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण से जुड़ा हो। ये बात सत्य है ना। तो सामाजिक दबाव और मानसिक तनाव का पार्ट बन सकता है। परिवार, समाज, स्कूल या विद्यालय आदर्श बनाने की उपेक्षा, जैसे टॉप करना या नौकरी पाना, शादी करना, तनाव, अवसाद, आत्मसंदेह जैसे उत्पन्न होती हैं क्रियाएं, वो भी इसी का पार्ट मानी जाएंगी इसी के संदर्भ में। ठीक है। तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की उपेक्षा और सामाजिक बहिष्कार हो गया। कोविड-19 के बाद मानसिक स्वास्थ्य संकट में वृद्धि हो गई। मानसिक रूप से बीमारियों के लिए जो है सामाजिक पुनर्वास की सेवाओं का अभाव हो गया। तो ये पार्ट हमें देखने को मिलता है तीसरा। ठीक है, जहाँ सामाजिक प्रतिरक्षा में उदीयमान प्रतिक्रियाओं पर हम लोग देख रहे हैं। नंबर 4 आता है बुजुर्गों का उत्पीड़न, है ना। क्या आता है? बुजुर्गों का उत्पीड़न और उपेक्षा। कहने का सिंपल अर्थ है यहाँ पर आप सभी लोगों से कि एल्डर अब्यूज़ एंड द सोशल एक्सपेक्टेशंस होता है। ये समाज में विशेष स्थान है। आधुनिक समय में तेज़ी से बदलते सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक ढांचे के कारण उत्पीड़न और उपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। चिंता का एक विषय है, ये बात आप जानते हैं, है ना। बुजुर्गों का उत्पीड़न क्या है? जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और हिंसा की या उपेक्षा को बुजुर्गों का उत्पीड़न आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है। और इसमें देखो कई टाइप्स हैं, है ना। उन टाइपों के बारे में अगर हम बात करें तो वही हो गया, शारीरिक हो गया, भावनात्मक हो गया, आर्थिक हो गया, उपेक्षा हो गया, सामाजिक बहिष्कार हो गया, ये सारी चीज़ें शामिल है।
बुजुर्गों के उत्पीड़न की उपेक्षा में बात करते हैं तो वृद्धों की उपेक्षा हो गया, शारीरिक आर्थिक शोषण, पारिवारिक तंत्र का विघटन हो गया, वृद्धाश्रमों की बढ़ती जनसंख्या हो गई, एल्डर अब्यूज कानून और सामाजिक कार्यक्रमों का अभाव भी देखने को मिला है कहीं ना कहीं। ठीक है, इनके लिए मैं आपको याद रखिएगा आप लोग, एक तो वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम है जो 2007 का, वो याद रखिएगा, जो बेसिकली माता पिता का भरण पोषण करना अनिवार्य बताया गया है। एक आर्टिकल आता है 41 का, याद रखिएगा, वृद्धों के लिए सार्वजनिक सहायता की बात कही गई है आर्टिकल 41 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। और एक आती है राष्ट्रीय नीति वृद्धों के लिए, राष्ट्रीय नीति, और वो जो राष्ट्रीय नीति आती है वो बेसिकली 1999 की आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, तीन बातें हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बता दिया है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, तीनों की तीन बात। बच्चों के विरुद्ध अपराध, पॉइंट नंबर, एक्सक्यूज मी बच्चों सर। के विरुद्ध, जी सर ये बुजुर्गों वाला टॉपिक आया है, तो इसी से रिलेटेड एक मुझे पूछना था। कल जो हमने पढ़ा था, कल नहीं, इसकी प्रीवियस क्लास में, कल के हाँ पहले हाँ वाली हाँ, में, बोलो बोलो। तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर था जो कि वृद्धों के लिए वन फोर फाइव 14567, सिक्स सेवन हाँ। और सेकंड था 14560। ये अलग अलग है या मेरे सुनने में कंफ्यूजन हो गया सर? नहीं नहीं नहीं, तो सुनने में कन्फ्यूज़न है, बुजुर्गों के ओके लिए सर। 14567 है। ठीक है, ओके सर। ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों के विरुद्ध अपराध को लेकर, अब थोड़ा सा देखिए, ये क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात मैं कर रहा हूँ कि बच्चों के विरुद्ध अपराध वे सभी कार्य होते हैं जो किसी बच्चे की सुरक्षा, गरिमा, विकास, स्वास्थ्य एवं अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे अपराध जैसे शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, यौन हो गए, भावनात्मक हो गए, और भारत में इनमें सुरक्षा के लिए कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जो आप जानते भी हो। हालांकि अपराध के कारणों में अगर हम लोग जब जिक्र करते हैं या बढ़ते हैं आगे, तो हमारे सामने कई टाइप को देखने को मिलता है अपराध बच्चों के लिए, जैसे शारीरिक शोषण हो गया, मारपीट, हिंसा, यातना हो गया, यौन शोषण हो गया, बलात्कार हो गया, छेड़छाड़ हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, भावनात्मक शोषण की बात करते हैं, गाली गलौज हो गया आपका, तिरस्कार हो गया, फिर बाल मजदूरी, खतरनाक काम में बच्चों को लगाना हो गया, बाल तस्करी हो गया, बच्चों को बेचना खरीदना है ना, जबरन काम करवाना या यौन व्यापार कराना, फिर बाल विवाह हो गया, 18 साल से कम उम्र में विवाह हो जाना, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की अनदेखा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप निगलेक्ट कर रहे हो, निगलेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा। ठीक है, बच्चों का अपहरण, ज़बरदस्ती ले जाना या फिरौती या शोषण के लिए, तो उन क्रिया में ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं बच्चों के विरुद्ध ये अपराध है बेसिकली। अब इन्हीं के संदर्भ में भारत में कुछ प्रमुख कानून बनाए गए, जैसे एक कानून बनाया गया पोस्को एक्ट, इन मामलों में वृद्धि के लेकर। तो ये पोस्को एक्ट जब आया तो वो वर्ष था 2012 का, और ये बात आपको पता होना चाहिए, 2012 का पोस्को एक्ट है, जहां बच्चों की यौन अपराधों के संरक्षण के लिए एक विशेष कानून बनाया गया है, और ये बात सत्य है। ठीक है, और यही नहीं है, मैं आपको बता दूं, बाल श्रम निषेध एक विनियमन अधिनियम है जो 1956 का है, 1986 का है। ठीक है, कौन सा? बाल श्रम निषेध वाला एक्ट है, जहां बच्चों को खतरनाक काम करने पर रोका जाता है, ये 1986 में। और एक आता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाला जो 2015 का आता है, जो बेसिकली बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की बात करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, चाइल्ड मैरिज एक निषेध अधिनियम है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक है, और ये आता है 2006 का, बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित किया गया है। और इसी के अंतर्गत एक आता है आईपीसी की धारा आती है 363 वाली और 373। तो 363 से 373 के बीच में जब आप बात करोगे, अपहरण, खरीद, शोषण या एक प्रकार से इत्यादि बहुत सारे पार्ट हैं, वो दंडनीय अपराध के रूप में जाने जाएंगे। तो ये बच्चों के लिए बेसिकली है अधिनियम में। बाल भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी, बाल विवाह जैसे अपराध जारी हो, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक आवश्यकता होती है इसके लिए। इन्हीं बच्चों के लिए ना कुछ संरक्षण संस्थान हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी अभी बताया भी है आप लोगों को। एक तो NCPCR आ जाएगा आपका, ठीक है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो यहाँ पे, NCPCR हो जाएगा, और एक CWC हो जाएगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो जाएगा, कल मैंने पढ़ाया था आपको। एक CCI हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, है ना। एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हो जाती है, ठीक है, SJPU। ठीक है, ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। और ये सभी बच्चों के अधिकारों की जानकारी देता है, पीड़ित बच्चों को पुनर्वास या परामर्श देता है, रिपोर्ट में मदद करता है, बाल संरक्षण नीतियों को निगरानी करता है, ऐसे शब्द बेसिकली देखने को मिलता है इसमें। उसके बाद एक और आता है इसी के संदर्भ में कि ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा, है ना, ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा बहुत फेमस शब्द है ये, और आप सभी लोगों को मैं चाहूँगा याद रखिएगा। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ये एक प्रकार की बात करता है
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसमें ना लंबे समय तक भेदभाव, हिंसा, उपेक्षा मतलब निग्लेक्ट और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में ना कुछ अधिकारों की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भारत में ना कई कानूनी और सामाजिक पहल की गई और आप ये जानते हैं। ट्रांसजेंडर बेसिकली होता कौन है? ये वो व्यक्ति होते हैं जिनकी लैंगिक पहचान यानी जेंडर आइडेंटिटी जन्म के समय निर्धारित जो है कर दी जाती है और वो बेसिकली भिन्न रहते हैं, जिनमें जैसे आता है, नाम सुनने भी होंगे, किन्नर, ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, हिजड़ा इत्यादि ऐसे शब्दों से बेसिकली संबोधित किया जाता है उन लोगों को। तो ट्रांसजेंडर समुदाय को जिन खतरों से सुरक्षा चाहिए उसमें बताया गया कि खतरों की जो टाइप है कई प्रकार से हैं। एक तो देखो सामाजिक भेदभाव है, ठीक है। दूसरा शारीरिक या यौन हिंसा भी है। तीसरा रोजगार का अभाव है। चौथा आप कह सकते हो शारीरिक यौन शोषण है, या आप आर्थिक असुरक्षा भी कह सकते हो, ठीक है। और स्वास्थ्य सेवाएं भी आप शामिल कर सकते हो। कई बेसिकली खतरे का टाइप्स हैं, ये आप बता सकते हो। जैसे सामाजिक भेदभाव में क्या होगा, जैसे शिक्षा हो गया, नौकरी हो गया, मकान से वंचित रख रहे हो, तो मतलब ट्रांसजेंडर के साथ आप क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। उत्पीड़न, हमला, बलात्कार हो गया, उपहास हो गया, अपमान हो गया, अकेलापन हो गया, नौकरी नहीं मिलना या भीख पर निर्भर होना या इलाज में भेदभाव हो रहा है, तो ऐसा पार्ट देखने को मिलता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, ठीक है। उसके बाद कानून को लेकर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स को लेकर। तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है, 2019 में आया था, बड़ा फेमस एक्ट है ये, एक बार ये परीक्षा में सवाल आ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में ना मैं आपको बता दूं, ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए एक कानून बनाया गया। वो कानून ये रहा जो मैंने अभी आपको सामने पढ़ा है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 का। इसमें जानते हो क्या बात हुई है? इसमें बात हुई है ट्रांसजेंडर को स्वतंत्र पहचान चुनने का अधिकार दिया गया इसमें, पहली बात। दूसरी बात, इसी अधिनियम में नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भेदभाव निषेध होगा, ये दूसरी बात बताई गई। तीसरी बात कहा गया कि यौन शोषण या उत्पीड़न करने पर कानूनी सजा मिलेगी, ये तीसरी बात बताई गई। चौथी बात यहाँ पर बताई गई कि आइडेंटिटी जो डिज़ाइन है या जो पहचान पत्र है, आईडी कार्ड है ना, पहचान पत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाण पत्र उनको मिलेगा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। सरकारी योजनाओं में समान भागीदार का ये प्रावधान बेसिकली देख सकते हैं, या प्रावधान हमें देखने को मिल सकता है। ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है। सोशल वर्क में इसकी क्या भूमिका है ट्रांसजेंडर की, सोशल वर्क में क्यों आता है ये मैं आपको बताता हूँ। सामाजिक कार्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ना काउंसलिंग, समर्थन और पुनर्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समाज में जागरूकता बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिंसा और भेदभाव के खिलाफ कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सामाजिक कार्यकर्ता की। तो यह समाज कार्य में ट्रांसजेंडर की सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ट्रांसजेंडर के लिए अगर कोई योजना है तो एक इस्माइल योजना है जो 2022 में आई थी, याद रखिएगा। गरिमा गृह एक योजना है जो बेसिकली असहाय ट्रांसजेंडरों के लिए आश्रय वगैरह प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये चीज़ आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अप्रवासी शरणार्थी मुद्दों को लेकर, ये अगला पॉइंट है हमारे सामने। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है भाई। जो चीज़ें मैंने बताया है आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा कब दिया था पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा कब दिया था? बोलो। 2014 में दिया था। जानते हो कौन से केस में दिया था? नालसा वर्सेस भारत सरकार केस में दिया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी थी और संविधान के तहत ये बताया गया था कि बराबरी का अधिकार देने का आदेश है। ये बात आया, याद रखिएगा आप लोग। ट्रांसजेंडर को लेकर परीक्षा में एक बार सवाल आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा कब दिया, तो ऑप्शन में था 2012, 2014, 2016, 2020। सही जवाब होगा 2014, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारे सामने है अप्रवासी और शरणार्थी मुद्दे। सुनिए, कहने का भाव इसके अंतर्गत क्या चीज़ें मेंशन हो सकता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन सकती है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अप्रवासी और शरणार्थी संकट सामाजिक, नैतिक और मानवाधिकार से जुड़े एक गंभीर मुद्दा है कि नहीं?
और इन दोनों वर्ग में गरीबी, युद्ध, जातीय हिंसा, जलवायु परिवर्तन और बेहतर जीवन की तलाश में अपने देश या राज्य से पलायन कर रहे हैं, वो बात आती है प्रवासी में। अच्छा, आप प्रवासी होता क्या है ना? माइग्रेंट्स होते क्या हैं? वे व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश या राज्य में रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन जीने के लिए जाता है, वो होता है आप्रवासी। अब आप्रवासी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। जो आंतरिक होता है, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो, यह आंतरिक हो गया। एक राज्य से दूसरे राज्य में, वो आंतरिक प्रवासी हो गया, अप्रवासी हो गया। और बाह्य क्या होता है? बाह्य का मतलब हो गया बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय। बाह्य का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय। ये अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, उसको बोलते हैं। अब सोच रहे होंगे आप कि सर अगर ये अप्रवासी है तो शरणार्थी क्या है? बिल्कुल लाजमी है कि आपके मन में ये सवाल बनना चाहिए। शरणार्थी बेसिकली क्या होते हैं? रिफ्यूजी होते हैं शरणार्थी। ये वो लोग होते हैं, जैसे युद्ध हुआ, जातीय संघर्ष हो रहा है, धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, या अपने देश से जबरन पलायन कर रहे होते हैं, स्वेच्छा से नहीं। ये जो अप्रवासी हैं वे स्वेच्छा से कर रहे हैं, लेकिन शरणार्थी जो है जबरन हो रहा है। ये अंतर है, जबरन प्लान हो रहा है। तो किसी अन्य देश में ना सुरक्षा की मांग करते हैं, तो उस क्रिया में आता है। आवास की कमी होती है, भोजन, स्वास्थ्य की असुरक्षा होती है, शिक्षा की कमी होती है, कानूनी पहचान की अभाव होती है, भेदभाव और शोषण होता है इनका बहुत। तो शरणार्थियों के लिए सन 1951 में ना यूएन कन्वेंशन एक आया था, 1951 में। ठीक है, एक नाम आपने सुना भी होगा, UNHCR के बारे में, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। शरणार्थियों की सुरक्षा और पुनर्वास और अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में ये एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज था। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो सामाजिक सुरक्षा, पहचान का अभाव, बाल शरणार्थियों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक, ये चीज़ें दर्शाती है। जेल सुधार और कैदियों के अधिकार बताए गए हैं। भीड़ भाव वाली जेलें, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, महिला कैदियों और उनके बच्चों की उपेक्षा, पुनर्वास सेवाओं की कमी, ये आ जाता है। नशा और व्यसन शब्द आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, किशोरों और युवाओं में नशे की लत में वृद्धि, पुनर्वास सेवाओं और परामर्श की भारी कमी, ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए प्राकृतिक आपदा के बाद सामाजिक सुरक्षा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपदा में, अनाथ बच्चे हो गए, महिला हो गया, प्रवासियों की स्थिति होगी, ट्रैफिकिंग हो गया या शोषण का खतरा बेसिकली बढ़ रहा, वो प्राकृतिक आपदाओं के साथ बाद जो है सामाजिक असुरक्षा बन सकती है। निष्कर्ष में देख सकते हैं सामाजिक प्रतिरक्षा के क्षेत्र में उभरते मुद्दे जटिल और बहुआयामी हैं। इन्हें हल करने चाहिए, जैसे बेहतर कानून का क्रियान्वयन बनाया जाए, सामाजिक कार्यकर्ता को सशक्त किया जाए और समुदाय आधारित कार्य पुनर्वास लगाया जाए, CBO या किया जाए या CBR किया जाए, कम्युनिटी बेस्ड और रिहेबिलिटेशन। ठीक है, और मनोसामाजिक सहायता सेवाएं प्रोवाइड कराई जाए, जागरूकता और सहभागिता को भी बल देना चाहिए। तो ये था एक प्रकार से निष्कर्ष। अगर आपके परीक्षा में सवाल बनते हैं तो किस तरीके से सामाजिक प्रतिरक्षा के उदीयमान मुद्दों से सवाल बनाए जा सकते हैं, उन सवालों पर एक बार हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। चलिए एक बार आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि मानव तस्करी से निपटने के लिए कौन सा अधिनियम लागू हुआ है? अभी भी पढ़ाया मैंने अधिनियम, तो आप कहेंगे NITPA 1956 का, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। पोस्को एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपके सामने है दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल, तो शोषण की रोकथाम। निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध का उदाहरण है? ये 4 ऑप्शन है। सही विकल्प हो जाएगा ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, ये हो जाएगा उदाहरण साइबर अपराध का। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए? अभी भी ठीक है, ये ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट है 2019 का, C विकल्प सही है। उसके बाद अगला सवाल, एल्डर एब्यूज की बढ़ती समस्या मुख्यतः किन आयु वर्ग से संबंधित हो सकती है? ठीक है, सी। क्योंकि संदर्भ में है, और सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर C।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय अधिनियम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सही विकल्प होगा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, बी, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। एक सवाल आता है कि सामाजिक प्रतिरक्षा में फार्लो और पैरोल किससे संबंधित हैं ये? तो ये आप तो पता है। क्वेश्चन नंबर 7 बी, में विकल्प हो जाएगा बी, जेल सुधार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न में से कौन सा आपदा के बाद सामाजिक असुरक्षा को बढ़ा सकता है? क्वेश्चन नंबर 8, सही विकल्प मोबाइल। तस्करी को। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सवाल का जवाब आपको इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि आपने अभी अभी इन चीज़ों को पढ़ा है, देखा है। अगर मैं आपको सीधा सवाल दिखाता, ठीक है, टू द पॉइंट करके, तो वहाँ आप कंफ्यूज में हो जाते, आपको प्रॉब्लम्स बन जाती। यहाँ आप जब चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप प्रश्न करते हैं तो वो चीज़ें और ईजी हो जाती है, ठीक है, प्रश्न और ईजी बन जाता है। बाकी तो इन्हीं प्रश्नों के आधार पे अगर टफ बनाया जाएगा तो कॉन्सेप्चुअल बना सकता है आपसे सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नशा मुक्ति के लिए बताइए कौन सा संगठन प्रमुख भूमिका निभाता है नशा मुक्ति के लिए? क्वेश्चन नंबर 9 बी है भाई। बी, बी, हाँ, आपने बी के बी। बारे में पढ़ा भी है, NISD के बारे में आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस है, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान है। ये आप पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को, इसके बारे में बता चुका हूँ। इसका जो क्षेत्र है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी है। अब वरिष्ठ नागरिक तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नशा मुक्ति लिखा हुआ है, तो नशा मुक्ति के लिए भी है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर के लिए भी है, बच्चों की सुरक्षा के लिए भी है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है आप लोगों को। NISD बेसिकली सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया था, नशा मुक्ति और बुजुर्गों की देखभाल के संदर्भ में, ठीक है। ये BSW, MSW और UGC नेट DSSB के अंतर्गत ये सवाल कई बार रिपीट हो चुके हैं इससे। निम्न में से कौन सा उदीयमान सामाजिक प्रतिरक्षा का मुद्दा नहीं है? यह है क्वेश्चन नंबर 10, सी। शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल सही जवाब थर्ड, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और मैंने यहाँ पर आप लोगों का जो है ये पॉइंट थे ये सारे के सारे पॉइंट कर दिए हैं समाप्त। यहाँ आपको नीचे आंसर मिल जाएंगे, मैंने सारी PDF में आप लोगों के सामने जो है आंसर दिए हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तक का जो टॉपिक था यूनिट नंबर 10 का पहला जो पॉइंट था पूरे अच्छे से हर एक पॉइंट पे क्वेश्चंस और टॉपिक को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब हम लोग जब कल स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट होगा अधिनियम और आपराधिक न्याय प्रणाली। अगेन वही चीज़ें होंगी कि इसमें पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर ठीक उसी प्रकार से अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब हर एक टॉपिक के बाद कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब हम लोग कल की क्लास में, ठीक है।